तो आज का जो हमारा टॉपिक या फिर कहने कोर्स जो है वो है HTML। अच्छा, ये थोड़ा सा लेंदी है, मेरे ख्याल से 4 से 5 क्लास तक जा सकता है ये कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टारगेट है वो टेबल तक का टारगेट है कि 3 चैप्टर आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का सवाल हो तो वो मुझसे बीच में रोक के पूछ सकता है, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है एच टी एम एल के अगर एब्रीवेशन की बात करें तो इसका एब्रीवेशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, इसके जो है करंट वर्जन है 5th, और हम जो है इसी वर्जन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, HTML का इस्तेमाल हम किसी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कर रहे होते हैं। अच्छा, HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम एलिमेंट और टैग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वो ब्राउज़र पे प्रोसेस होके हमें डिस्प्ले के तौर पे दिखा देता है ब्राउज़र हमें। अच्छा, इसे जो है हम सर, फिर स्क्रीन अरे स्क्रीन नहीं शो अरे हो अरे रही। ठीक ठीक, सॉरी। अब हो रही है स्क्रीन शेयर? जी। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि HTML की एब्रीवेशन जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसका जो करंट वर्जन अभी चल रहा है वो 5th वर्जन है, और हम इसी वर्जन के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो HTML का इस्तेमाल हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कर रहे होते हैं, ठीक। इसके अलावा इसमें जो है हम ज़्यादातर टैग्स और एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बेसिकली HTML पूरा टैग और एलिमेंट के ऊपर ही बेस करता है, और उस टैग और एलिमेंट को ब्राउज़र जो प्रोसेस करके हमें रेंडर करके उसका आउटपुट हमारे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। अच्छा, इसके अलावा HTML को हम प्रेजेंटेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे HTML को हम प्रेजेंटेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, HTML को हम मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं, HTML को हम ब्राउज़र लैंग्वेज भी कहते हैं, लेकिन HTML को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते हैं। तो आप लोगों ने शायद एक मीम देखा होगा, शायद देखा हो या ना देखा हो, कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा होता है, मतलब कि सामने वाले बंदे से कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो सामने वाला कहता है कि हाँ मुझे आती है। तो पूछता है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो बोलता है HTML। आई होप आप लोगों ने शायद ये देखा हो। तो खैर, आगे चलते हैं हम। अच्छा, HTML को जो है ना हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं, HT और ML। HT स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जिसमें हाइपर लिंक्स होते हैं। हाइपर लिंक्स क्या होता है? हाइपर लिंक्स से बेसिकली हमें एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करने या फिर मूव ऑन करने में मदद करते हैं। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट का जिक्र हो रहा है, हाइपर टेक्स्ट, तो ज़रूरी नहीं है वो टेक्स्ट के थ्रू ही हम लिंक क्रिएट कर रहे हो। हम इमेजेस के थ्रू भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं, टेबल के थ्रू भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरी अदर प्रेजेंटेशन के थ्रू भी हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरे कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, ML, जो कि मार्कअप लैंग्वेज है। इसका काम होता है हमारे टैग्स को इमेज, हमारे जो टैग्स होते हैं उसको इमेज में, लिंक में, टेबल में, हेडिंग में, पैराग्राफ में या दूसरी अदर प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना, ठीक है। अच्छा, HTML को जो बनाया था ना, इसके जो डेवलप किया था उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली, जो कि एक फिज़िक्स थे। अच्छा, इन्होंने ये जो लैंग्वेज बनाई है, इसके बनाने के पीछे एक कहानी है, और वो कहानी ये है कि ये जो है इन्होंने एक न्यूक्लियर रिसर्च से रिलेटेड आर्टिकल तैयार किया था, और वो चाहते थे कि ये आर्टिकल जो है ना वो दुनिया भर के लोग देखें। तो इस आर्टिकल को दुनिया भर के लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने HTML का इन्वेंट किया, जिसकी ड्यूरेशन जो है 1988 से 1991 के दरमियान है। मतलब कि ये टाइम ड्यूरेशन है इसकी। जो फाइनल मतलब कह लें आपके HTML जो इन्वेंट हुआ था वो 1991 में हुआ था, लेकिन ये ड्यूरेशन है 1998 से इस पर काम स्टार्ट हुआ था और 1991 में जाके कंप्लीट हुआ था। अच्छा, 2022 के रिकॉर्ड के मुताबिक उस वक्त तक जो है ना 4.2 बिलियन वेब पेजेस जो है बन चुके थे।
ये जो है 2022 के रिकॉर्ड के मुताबिक बता रहा हूँ। अभी मैंने कुछ महीने पहले सर्च किया था, तो अप्रॉक्सीमेट जो है 40 बिलियन के करीब वेब पेजेस अब जो है बन चुके हैं। तो आप देख रहे हैं 2022 से 2026 तक के दौरान जो है 10 टाइम्स जो है हमारा वेब पेजेस में 10 बिलियन टाइम जो है हमारे वेब पेजेस में इंक्रीमेंट आया है। अच्छा, इसके अलावा टीम बर्नर्ली थोड़े से ऐसे दिखते हैं, ठीक है। और अगर हम HTML के समराइज़ करें, ओवरऑल बात करें, तो HTML बेसिकली एक फाउंडेशन है वेब डेवलपमेंट का, जो हमें स्ट्रक्चर और कंटेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके ज़रिए हम वेब पेज क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसे हम डिफरेंट डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म पे देख रहे होते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन हो गए, तो इन सब में हम इसे देख रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे सब क्लियर। अच्छा, सब ने VS कोड को इंस्टॉल कर लिया था? यस, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं और VS कोड के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि अच्छा, हम एक जो है ना स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं। आप एक सबसे पहले जो है अपने ब्राउज़र पे एक फ़ोल्डर बना लें वेब डेवलपमेंट विथ AI एजेंट के नाम से, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे ही आप वेब डेवलपमेंट का पेज एक फ़ोल्डर बना लेंगे, तो उस फ़ोल्डर के अंदर आएँ आप, सही है। और फ़ोल्डर के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे एक और फ़ोल्डर बनाएं, जो कि है आपका HTML का फ़ोल्डर। और इस HTML के अंदर जाके आप एक और मज़ीद फ़ोल्डर बनाएं, जो कि क्लास 1 है HTML की। ठीक है, अब उस फोल्डर के अंदर आने के बाद आप जो है VS कोड को ओपन करेंगे। अब VS कोड को ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करें, आपके यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा ओपन विथ कोड, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी VS कोड को ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो लोकेशन बार दिख रहा है ना आपका, नेट से नहीं चल रहा है क्या? हाँ, अच्छा, मेरी जो है नेट का थोड़ा कनेक्शन लॉस हो गया था। तो मैं ऑडिबल हूँ?
जी सर, आ रही है आवाज़। अच्छा, लास्ट कहाँ तक हमने आप लोगों ने सुना है? सही है, फ़ोल्डर बना लिया। फ़ोल्डर कहाँ तक बन गया? क्लास 1 तक बन गया या फिर ओपन एआई एजेंट, वेब डेवलपमेंट विद ओपन एआई एजेंट तक फ़ोल्डर बनाया है? अच्छा सही है, ओनली वन फ़ोल्डर फॉर एचटीएमएल। अच्छा, तो हम दोबारा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक फ़ोल्डर बना लेंगे वेब डेवलपमेंट विद एआई एजेंट के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर आने के बाद आप जो है मज़ीद एक फ़ोल्डर बनाएं एचटीएमएल के नाम से, ठीक है। उस एचटीएमएल के अंदर आने के बाद आप एक और मज़ीद फ़ोल्डर बनाएं क्लास 1 के नाम से, और उस क्लास 1 के अंदर आ जाएं आप, ठीक है। और क्लास 1 के अंदर आने के बाद अब आपको यहाँ पे वीएस कोड को ओपन करना है। अच्छा, ये वीएस कोड को ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप लेफ़्ट क्लिक करें और आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद कोड। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जो वीएस कोड है ना वो इस लोकेशन पे ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर लोकेशन बार में क्लिक करें और CMD टाइप करें। CMD टाइप करके आप इंटर करें, ठीक है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके पास ये कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये बिल्कुल उसी लोकेशन पे ओपन हुई है जिस लोकेशन में आप अभी खड़े हुए हैं। अभी कैसे पता चलेगा? ये देखें, ये आपका डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप के अंदर आपने वेब डेवलपमेंट विद एआई एजेंट का फ़ोल्डर क्रिएट किया है, उसके अंदर आपने HTML का फ़ोल्डर क्रिएट किया है, एंड देन आपने क्लास 1 का फ़ोल्डर क्रिएट किया है और आप उसके अंदर हैं अभी। तो यहाँ पे आने के बाद आपको लिखना है कोड स्पेस डॉट, सही है। कोड स्पेस डॉट के आप कोड स्पेस डॉट लिख के आप यहाँ पे ऐसे ही इंटर करेंगे तो आपका VS कोड ओपन हो जाएगा इसी लोकेशन पे। तो ये दो तरीके हैं। दूसरा तरीका मैंने इसलिए बताया है कि बहुत सारे लोगों का जो है पहला तरीका में ऑप्शन आ नहीं रहा होगा VS कोड का, तो वो इस तरीके को फॉलो कर लें। ठीक है, अब आपका यहाँ पे देखें कि VS कोड जो है ओपन हो चुका है, ठीक। अच्छा, VS कोड ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे बनाना है एक फ़ाइल, और वैसे आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसके ज़रिए आप फ़ाइल क्रिएट कर रहे होते हैं, सही है। इसके ज़रिए आप फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे होते हैं और इसके ज़रिए कुछ आपको जो रिफ़्रेश करना होता है वो कर रहे होते हैं, और इसका इस्तेमाल आज तक मैंने नहीं किया है। अच्छा, फ़ाइल क्रिएट करने का एक और तरीका है, आप यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फ़ाइल ओपन करने का। तो आपको HTML का फ़ाइल क्रिएट करना है। तो HTML के फ़ाइल क्रिएट करने के लिए या किसी भी डॉक्यूमेंट का फ़ाइल जब क्रिएट करते हैं ना तो हमें कैसे पता चलता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो उस जो फ़ाइल है वो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है? कोई आइडिया है किसी को? जी सर, एक्सटेंशन की वजह से। एक्सटेंशन की वजह से। अच्छा, किसी को पता है कि HTML के लिए हम क्या एक्सटेंशन इस्तेमाल करेंगे? सलीम अहमद के अलावा बताएंगे। मोहम्मद उमर या क्या? मोहम्मद उमर, आप बताएं क्या एक्सटेंशन लगेगा? सर .html ही यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर हम एक्सेल की फ़ाइल बना रहे होते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या लगाते हैं? XLSX होता है एक्सेल की फाइल का। ठीक 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 है। तो किसी भी फ़ाइल की पहचान ना उसके एक्सटेंशन से हो रही होती है कि वो किस फ़ाइल से रिलेटेड है। तो हम जो है
तो हम यहाँ पे सबसे पहली फ़ाइल बना लेते हैं। अच्छा, पहली फ़ाइल जो है ना, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं रखता हूँ इंडेक्स डॉट, उसके बाद लगाते हैं डॉट, फाइल के नाम रखते हैं, उसके बाद डॉट लगाते हैं एंड देन उसका एक्सटेंशन। अब जैसे ही मैं एक्सटेंशन लगाया, देखिए यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया है। अगर मैं इसके एक्सटेंशन को रिमूव करूँ तो देखिए कुछ और आ रहा है। जैसे ही मैंने इसका एक्सटेंशन लिखा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब ये HTML की फ़ाइल बनी है। अच्छा, मैंने बोला कि आप कुछ भी फ़ाइल का नाम रख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने इंडेक्स ही रखा। तो इसमें कोई लॉजिक आपको लगता है या फिर बस मैंने ऐसे ही रख दिया है? ईमान वक्कार, आप बताएं। नहीं, हाँ। तानिया सिद्दीकी, आप बताएं। जैसे पाइथन के अंदर मेन फाइल होती है, उस तरह से इसके अंदर होती है इंडेक्स। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि HTML की जो मेन फाइल होगी वो इंडेक्स है, इस वजह से हमने इसका नाम इंडेक्स रखा है। ऐसा ही यही कहना चाह रही हैं आप? हाँ, मेरे अच्छा, आप बिल्कुल थोड़ा सा नहीं बल्कि बिल्कुल ही क्लोज हैं। चलें किसी और से पूछते हैं। नया शख्स कौन है? फातिमा हाशमी, आपका माइक ओपन हो गया है? मतलब आपका आवाज़ सही हो गया है? फातिमा हाशमी। अच्छा, सैफुल्ला, माइक ओपन करना। ओके ओके, ठीक है। सर बोले। आपको पता है कि यहाँ पे जो मैंने फ़ाइल का नाम रखा है HTML के, इंडेक्स ही क्यों रखा है? जैसे कि मैंने अभी बोला कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने इंडेक्स रखा है। तो आपको कोई सर जब हम टर्मिनल में रन करेंगे VS कोड के, तो वो इंटरप्रेटर उसको रीड करेगा। तो हम कुछ और नाम नहीं रख सकते हैं? उसको रीड नहीं करेगा? रख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन देना ज़रूरी है, जैसे कि नहीं, एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। डॉट HTML की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स ही रखा हूँ। मैं इंडेक्स क्यों रखा हूँ? मैं अपना नाम रख देता या मैं ABC रख देता, तो ये सही नहीं है क्या? या ये नहीं चलेगा? चल सकता है। तो फिर मैंने इंडेक्स क्यों रखा है? कोई वजह पता है आपको उसके बारे में? नहीं, इसका तो नहीं पता। अच्छा, चलें, ठीक है। सैयद आयशा आफ्ताब, आप अपना माइक ओपन करें। अच्छा, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। आयशा आफ्ताब, माइक ओपन करें। आपको पता है कि मैंने अभी एक फ़ाइल क्रिएट, अच्छा मैंने अभी क्या किया, कुछ पता है आपको? सर मैं वाईफाई कनेक्ट हो गई, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था आपका। चलें, ठीक है, बंद कर लें माइक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब मैं इसके बाद बताता हूँ कि मैंने इसका नाम इंडेक्स क्यों रखा। जब भी हम HTML में काम करते हैं ना और पहला पेज क्रिएट करते हैं, उसका नाम जो है हम हमेशा इंडेक्स ही रखते हैं। इंडेक्स इसलिए रखते हैं ना क्योंकि वो हमारा मेन पेज, मतलब कि होम पेज होता है। जब भी अगर आप किसी वेबसाइट को डिप्लॉय कर रहे होंगे ना, उसके अंदर जो है एक इंडेक्स नाम का पेज लाजमी होता है, और आपका वही इंडेक्स पेज जो है ना आपके ब्राउज़र में ओपन हो रहा होता है, जिसे हम कहते हैं ना कि होम पेज हो गया या फिर आपका लैंडिंग पेज हो गया, जहाँ पे आपका यूज़र पहली दफ़ा इंटरेक्ट कर रहा होता है आपके वेबसाइट से, और इस पेज के थ्रू ही हम बाकी पेज को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लें आपने इंडेक्स नाम से पेज नहीं बनाया है, तो आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पॉइंट ही नहीं मिलेगा यूज़र को, और वो डिप्लॉय हो भी जाएगा तो वो लिंक काम नहीं कर रहा होगा। इसलिए हम जब भी कोई HTML की पहली फ़ाइल बनाते हैं ना, तो उसका नाम हम हमेशा इंडेक्स रखते हैं। अगर आप इंडेक्स नहीं रखेंगे तो फिर आपका
आपके वेबसाइट पे कोई भी यूज़र जो है लैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको वो पेज ही नहीं मिलेगा जहाँ पे आप आके वो किसी दूसरे पेज पे विजिट कर सकें। तो ये लॉजिक है कि इंडेक्स नाम इसलिए हम रख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपना फर्स्ट वेब पेज क्रिएट करने जा रहे हैं। तो वेब पेज क्रिएट करने के लिए कुछ कोड है, इसको आप लोग ये ना पहले टाइप करके लिखें। अच्छा, इसको टाइप करने से पहले ना हम थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो अच्छा, मेरी आवाज़ सही आ रही है ना अभी आप लोगों को? जी सही आ रही है। हाँ ठीक है फिर। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं इसे और इसे, बल्कि इसको यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ी कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा फोकस रखिएगा, क्योंकि आप इसको समझ जाएंगे तो आपको फिर HTML जो है समझ में आने लग जाएगा कि क्या काम हो रहा है इसमें। आप इस दोनों के बारे में जानते हैं, ये जो है लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट है, ये राइट एंगल ब्रैकेट है, ठीक है। अब इसके दरमियान में आप कुछ लिख देंगे ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे P लिख दिया, तो ये चीज़ कहलाता है टैग नेम, ठीक है। ये पार्ट लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट है, ये पार्ट राइट एंगल ब्रैकेट है, और ये पार्ट को हम कहते हैं टैग नेम, और इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं ओपन टैग, ठीक है। अब हम HTML में जब भी काम करते हैं ना, तो जितने भी टैग है उसके ओपन और क्लोज दोनों टैग्स होते हैं अमूमन के। सिर्फ कुछ या चंद हैं जिनके जो है क्लोजिंग टैग नहीं होते, वो सेल्फ क्लोज होते हैं। अच्छा, वो जब आएगा तो हम उसे देख लेंगे, अभी हम सिर्फ इस पर ध्यान रखते हैं कि जितने भी टैग हैं उसके ओपन और क्लोज दोनों टैग होते हैं। तो ये आपका ओपन टैग हो गया। अब इसी का हम क्लोज टैग बना लेते हैं। क्लोज टैग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसी को दोबारा लिख दें, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है कि आपके टैग नेम से पहले जो है ना एक फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा। अब ये हो गया क्लोज टैग। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा ओपन टैग पहले आएगा और क्लोज टैग जो है बाद में आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं होगा। अच्छा, अब ये ओपन टैग और क्लोज टैग के दरमियान में जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं, ये कहलाता है आपका कंटेंट। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये आपका कहलाता है कंटेंट, ठीक है। और इसके बाद ये पूरा पार्ट जो है ना ये कहलाता है एक एलिमेंट, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक P का एलिमेंट बना लें, तो P बेसिकली जो होता है ना पैराग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो P का मैंने टैग नेम इस्तेमाल किया ना, इसका मतलब है कि पैराग्राफ बनाना। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आप जो है ना P का एलिमेंट बना लें, तो इसका मतलब क्या है कि आपको P का ओपनिंग टैग लगाना है, क्लोजिंग टैग लगाना है, और उसके बीच में कुछ कंटेंट लिखना है। अच्छा, सम टाइम जो है ना हम ये भी कह रहे थे कि P का टैग लगा लो, P के टैग के ज़रिए ये काम कर लो। तो उसका मतलब यही है कि आप P का ओपनिंग टैग लगाएं, क्लोजिंग टैग लगाएं, एंड देन आप यहाँ पे बीच में कंटेंट डाल दें, सही है। तो ये आपका पूरा बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है जिस पे हम पूरे थ्रू आउट द HTML काम कर रहे होंगे। ये क्लियर है आप लोगों को कि ओपन टैग क्या होता है, क्लोज टैग क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, टैग नेम क्या होता है, और आपका इन दी एंड एलिमेंट क्या होता है। सानिया सिद्दीकी, आपको क्लियर है? सानिया सिद्दीकी, आपको क्लियर है? ईमान वकार, आपको क्लियर है? ताहा शाहिद, आपको क्लियर है? जी सर, जी सर। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो था बेसिक सा स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर पूरा हमारा HTML जो है बेस कर रहा होता है, ठीक है। अब इसको करते हैं रिमूव। अब हम अपने कोड की तरफ आते हैं। तो ये जो है पूरा HTML का स्ट्रक्चर है। अभी हम इस पर काम करते हैं। ये मैं मैनुअल खुद से लिख के दिखाता हूँ आपको ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो सबसे पहले हम लगाएंगे लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट, इसके बाद हम लगाएंगे कॉलन, इसके बाद हम कैपिटल में लिखेंगे डॉट टाइप, ठीक है। इसके बाद एक स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद हम लिखेंगे HTML एंड देन ब्रैकेट क्लोज,
इसके बाद हम नेक्स्ट टैग की तरफ आते हैं। ओपन किया, HTML क्लोज किया। अच्छा अभी ये क्या है इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अच्छा जैसे ही मैंने ओपन टैग लगाया ना, देखिए ये VS कोड का फ़ायदा है कि इसने क्या किया, खुद ऑटोमेटिकली हमें आगे की चीज़ें सजेस्ट करती है और क्लोज टैग खुद से इसने लगा के दे दिया। अब क्लोज टैग की पहचान क्या होती है कि उसमें टैग नेम से पहले आपका फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल हुआ है। अब HTML के अंदर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, हेड का टैग। तो मैं हेड का टैग लगा लेता हूँ। अब हेड का ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों लग गया। अच्छा इसके बाद आप क्या करें, एक इंटर कर लें। इंटर कर लेंगे तो आपके पास ये स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब हेड के अंदर आप लगा लें टाइटल। अच्छा यहाँ पे मैंने टाइटल का टैग लगाया, टाइटल का टैग क्लोज कर दिया और यहाँ पे आपका क्लोथिंग टाइटल का टैग देखें खुद से आ गया है, ठीक है। और मैं इसको रिप्लेस कर दूँ इससे। अब बीच में मैंने क्या कर दिया है, एक कंटेंट लिख दिया है, माय वेबसाइट, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं हेड के बाद, ये टाइटल हो गया, टाइटल यहाँ पे ख़त्म हो गया, टाइटल के नीचे आते हैं, ये हेड है। अब हेड के बाद आते हैं हम, ये आ गया हेड के बाद। अब हेड के बाद हम लगाते हैं बॉडी का टैग। बॉडी का टैग ओपन और बॉडी का टैग क्लोज, सही है। अब बॉडी के अंदर हम यहाँ पे अपना कंटेंट कुछ भी लिख रहे होते हैं जो हमें देखना होता है ब्राउज़र में, इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं H1 का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। ये H1 का ओपन टैग हो गया और ये H1 का क्लोज टैग हो गया और यहाँ पे मैंने HTML का आगाज़ कर लिया है, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली आपका पूरा HTML का स्ट्रक्चर है। अच्छा ये वो स्ट्रक्चर है जो आपको HTML में जब भी आप काम करेंगे ना, तो इतने कोड की ज़रूरत आपको हर जब भी पेज बनाएंगे तो इतने कोड की ज़रूरत आपको लाजमी ही पड़ेगी, इतना तो कोड आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इसे हम जो है ना बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं, मतलब कि इतने कोड की रिक्वायरमेंट आपको हर HTML पेज में पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। अब हम इसके एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा टैग का क्या काम है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML। इस टैग का काम ये है, ये बेसिकली हमें ये बता रहा था कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइप क्या है और हम HTML के करंट वर्जन जो कि 5th है उस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद ये जो HTML का टैग है, अच्छा जिस तरीके से मैंने लिखा है ना ये बिल्कुल वैसे ही लिखाएगा। तो HTML का टैग, उसके अंदर हेड के अंदर टाइटल, फिर हेड के बाद बॉडी एंड देन बॉडी के अंदर आपका H1। अच्छा ये थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं इसे और मज़ीद आसान कर दूँगा। अभी पहले इसको समझ लेते हैं। तो आपका हो गया डॉक टाइप HTML। इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं HTML का टैग। ये जो है ना बेसिकली रूट एलिमेंट होता है HTML का, और इसके अंदर जो हम अपने HTML के सारे स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। अच्छा HTML के बाद मतलब HTML के अंदर जो है हम हेड का टैग लगाते हैं। ये हेड का टैग हम इस्तेमाल करते हैं अपने मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए। जैसे मेटा डेटा से मुराद क्या है कि SEO से रिलेटेड कीवर्ड अगर आपको लगाना हो तो वो आप हेड टैग के अंदर लगाएंगे। अपने वेबसाइट के बारे में आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी हो तो वो आप हेड टैग के अंदर लगाएंगे। आपको बताना हो कि वेबसाइट के ऑथर कौन है तो वो आप हेड टैग के अंदर लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे वो भी हम आगे देखेंगे, वो हमारा एंड का पार्ट है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हेड टैग का क्या काम होता है। इसके अलावा टाइटल हो गया जो आपके पेज के टॉप पे दिख रहा होता है कि हमारा टाइटल क्या है। जैसे कि अगर मैं अपने इसकी बात करूँ, जैसे आपको यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है ना, ये कहलाता है टाइटल। अच्छा उसके बाद जो है हमारा हेड टैग, उसके अंदर टाइटल को भी डिस्कस कर लिया। हेड टैग के बाद आता है हमारा बॉडी का टैग। बॉडी के टैग बेसिकली वो ख़ास टैग है जिसके ज़रिए हम अपने सारे कंटेंट को ना जो ब्राउज़र में दिख रहा हो उसे देख रहे होते हैं। इसके ज़रिए जो भी आप बॉडी टैग के अंदर डिफ़ाइन करेंगे ना वो आपके ब्राउज़र पे विजिबल होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये देख रहे हैं आप, जहाँ से ये ब्लैक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक जहाँ पे मेरा कर्सर आगे भी शो हो रहा है, ये पूरा आपका बॉडी कहलाता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ विजिबल हो रही है वो बॉडी टैग की वजह से विजिबल हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है HTML का, जिसे आप हर पेज को डिज़ाइन करने के लिए एटलीस्ट इतना तो आपको लिखना ही पड़ता है।
अच्छा, अब इस कोड को लिखने आपको मतलब हर पेज के लिए आपको इतना कोड तो लिखना ही पड़ता है, तो आप बजाय इसको बार बार लिखने के या इस पर टाइम स्पेंड करने के, इसके लिखने का शॉर्ट तरीका ये है कि आप शिफ्ट दबा के 1 दबाएं तो आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा एंड देन आप इंटर कर दें। तो आप इंटर करेंगे तो देखें आपके पास यही सारी चीज़ें आ गई हैं, ये थोड़ा और अच्छे लेवल पे आ गया। देखिए यहाँ पे मेटा का टैग भी आ गया, यहाँ पे भी मेटा का टैग आ गया, जैसे कि मैंने बताया था कि मेटा डिस्क्रिप्शन को शो करने के लिए होता है। फिर यहाँ पे आ गया टाइटल, जो कि आपके जब ये पेज ओपन करेंगे तो ओपन होगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ H1 और बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो अब ये हमारा एक वेब पेज बन चुका है। अब इसका आउटपुट कैसे देखेंगे? इसका आउटपुट देखने का बहुत सारे तरीके हैं। पहला ये है कि आप जो एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। इस एक्सटेंशन के टैब में आए यहाँ पे और यहाँ पे आप लिखें लाइव सर्वर लिखेंगे, आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप जाके यहाँ से आप इंस्टॉल का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर लें। एक तरीका ये सही है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस पेज को डायरेक्ट ही URL के थ्रू ब्राउज़र पे ओपन कर लें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो अभी हम URL के थ्रू ब्राउज़र पे ओपन कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे ही सिस्टम पे ये URL चल रहा होगा। आप सोचेंगे कि मैं ऐसे बना के किसी को यहाँ से URL सेंड कर दूँ तो वो देख लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे आके लेफ़्ट क्लिक करें और यहाँ पे कॉपी पाथ, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी पाथ जो कॉपी हो जाएगी। अब इसको अब यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके URL पे Ctrl+V करें एंड देन इंटर करें। तो देखिए आपका पहला वेब पेज जो आपने स्टार्ट किया है वो रेडी हो चुका है। इस तरीके से हम अपना वेब पेज बना रहे होते हैं, ये स्टार्टिंग है। तो सर कॉपी पाथ के बाद क्या करना है? आपको कॉपी पाथ करना है, बस उसके बाद आपको किसी ब्राउज़र टैब में आके URL में पेस्ट कर देना है। तो वो आपका पेज जो है, जिस पेज में आप अभी काम करिए index.html, वो ओपन हो जाएगा। देखें ना, यहाँ पे आप क्लास 1 के अंदर देखें, आपने index.html का पेज बनाया था, तो वो पेज यहाँ पे विजिबल हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम अपना पेज बना रहे होते हैं। तो अच्छा, ये क्या बोल रहा है? तो किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? सर आपने जो शॉर्टकट बताया था वो दोबारा हाँ, बता वो दीजिए। आप जो है शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगी तो आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा एंड देन जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा आप इंटर करेंगी तो आपका वो पेज खुल जाएगा। अच्छा, जैसे ही पेज खुला ना, देखें एक चीज़ और मैं दिखा दूँ। मैंने यहाँ पे टाइटल में क्या लिखा? मेरा नहीं खुल रहा, मैंने शिफ्ट 1 करके एंटर किया। अच्छा, मैं एक मिनट बता रहा हूँ क्या। अच्छा देखिए, यहाँ पे टाइटल में मैंने क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो अगर मैं अपने पेज पर आऊँ तो देखिए इस पेज के टाइटल में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। जो आप टाइटल में लिखेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, आपका नहीं आ रहा है, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद वो नीचे ऑप्शन नहीं आ रहा होगा आई थिंक। मैं एक मिनट दिखाता हूँ कॉपी। आपके पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ये दोनों जी। तो ये पहले वाला है जो ना, इस पर आप क्लिक कर दें तो ये आपके पास खुल जाएगा। हाँ, आ गया। आ गया। ठीक है, यहाँ तक सब एक पेज पर हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ लें, वरना हम फिर आगे बढ़ते हैं। एनीवन? सर मैंने कॉपी पाथ किया, फिर एक वो खुल गया कि मतलब सेव करने के लिए। नहीं, सेव करने के लिए कुछ नहीं खुलेगा। आप देखें ना, फिर दोबारा देखें। ये मेरा पेज है, ठीक है, ये मैंने पेज यहाँ पे ओपन किया हुआ है HTML का फाइल। यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद ये कॉपी पाथ आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे जहाँ भी ओपन करना है वहाँ पे गया, मैंने ब्राउज़र में नया टैब खोला, URL में आके Ctrl+V किया, इंटर हिट कर दिया तो वो पेज ओपन हो गया। अब दोबारा करके देखें ऐसे। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे सब यस सर, परफॉर्म, ओपन हो गया। ठीक है, सब परफॉर्म कर रहे हैं या सिर्फ सब देख रहे हैं?
परफॉर्म कर रहे हैं। आपके अलावा कोई परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे? सानिया सिद्दीकी भी शायद परफॉर्म कर रही हैं, उनके अलावा? यस यस। नहीं, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर मैं जो है ना वेट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आगे कंटिन्यू करता चला जाऊँगा, क्योंकि आप फिर वीडियो से देख भी सकते हैं ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। चलिए हम अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला चैप्टर कंप्लीट। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? आपको HTML का स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया, HTML को थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया, इस पर काम कैसे करते हैं वो भी मैंने समझा दिया। अब बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है वो बता दिया, कैसे लिखते हैं, इसका शॉर्टकट क्या है वो भी मैंने बता दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टैग्स एंड एट्रीब्यूट। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे टैग को पढ़ते जाएंगे, जिससे हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो है अब क्लियर होते जाएगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है HTML इंपॉर्टेंट टैग्स। इसमें पहला टॉपिक है हेडिंग। अच्छा, HTML जो है ना हमें 6 लेवल की हेडिंग प्रोवाइड करता है, H1 से लेके H6 तक। H1 जो है सबसे मेन लेवल होता है, मतलब कि सबसे बड़े लेवल ऑफ हेडिंग होता है, और H6 जो होता है वो सबसे स्मॉल लेवल ऑफ हेडिंग होता है। मीन्स कि आप H1 लिखेंगे ना तो आपको सबसे बड़ा लेवल हेडिंग दिखेगा, अगर आप H6 लिखेंगे वो भी हेडिंग ही होगा, लेकिन उसमें सबसे छोटे लेवल पे होगा हेडिंग, ठीक है। अच्छा, H1 और से लेके H6 इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं और कैसे करते हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा समझ लें आप। अब ये नहीं है कि फ़र्ज़ कर लें कि मेरा ये पेज है, ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने आपके सामने ये H1 के मदद से लिखा है, ठीक है। अब जब भी मैं पेज बना रहा हूँगा ना, तो उस पेज में H1 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा होगा। मीन्स कि जो एक होता है ना मेन हेडिंग पूरा पेज का, वो H1 के ज़रिए लिखेंगे। आप उसके बाद दोबारा H1 इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, H1 के बाद आप क्या कर सकते हैं, H2 का इस्तेमाल करेंगे, H2 का H1 के बाद करेंगे, H1 के बाद H2 का करेंगे। और H2 का इस्तेमाल हम मल्टीपल कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा H2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद H3 का इस्तेमाल हम H2 के अंदर कर सकते हैं। ये नहीं कि H2 जिस लेवल पे गया, फर्स्ट कर लिया, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, या बल्कि कॉपी नहीं करता हूँ, कोड करके ही देखते हैं हम। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं H2 बनाते हैं, तो H2 लिखा मैंने। अच्छा, इसका देखिए यहाँ पे शॉर्ट तरीका भी, आप जैसे H2 लिखेंगे ना तो आपको यहाँ पे खुद से टैग लिखा हुआ आ जाएगा, आप इंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। H2 आ गया, यहाँ पे क्या करता हूँ, हेडिंग 2 कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं इसको एक हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, तो यहाँ पे आके मैं कर लेता हूँ उसको 3। अच्छा, ये देखिए मैं ऑटो सजेशन भी दे रहा है मुझे, आप लोगों के पास दे रहा है ये ऑटो सजेशन का ऑप्शन, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए कुछ से इसने सजेस्ट किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे H3 किया है तो यहाँ पे आ रहा है। हाँ, तो इसको आपको एक्सेप्ट करने के लिए टैब का बटन दबाइएगा तो ऑटोमेटिकली ये एक्सेप्ट हो जाएगा और वो वहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से इसने मुझे आगे का भी दे दिया है, तो ये आगे का भी ऑटोमेटिकली हो गया। तो यही फ़ायदा होता है IDE का, जिसे हमने कल लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। ये बेसिकली एक IDE है जिसके ज़रिए हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और बहुत तेज़ हो जाता है डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। अच्छा, आप लोग जो है ना आउटपुट करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा, ये फाइल के ऑप्शन में आइएगा और यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन है, इस पर आप चेक मार्क कर लीजिएगा, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, हर काम के बाद जो है ना Ctrl+S करना पड़ेगा, तो वो फिर जाके वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप Ctrl+S नहीं करिएगा ना तो यहाँ पे आपके क्रॉस की जगह एक डॉट दिखा हुआ आ रहा होगा, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि आपका काम अभी सेव नहीं हुआ हुआ है, ठीक है। तो Ctrl+S करिएगा एंड देन वहाँ पे जाके अपने ब्राउज़र में देखिएगा तो आपको आउटपुट दिख जाएगा। अब यहाँ पे आके आप रिफ्रेश करें तो देखें ये H1 है, ये H2, H3, H4, H5, H6। अब मैंने क्या बात की थी कि जब भी आप हेडिंग बनाएंगे या आप जब भी पेज पे काम करेंगे ना तो उसमें H1 जो है सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल होगा, तो ये हो गया। हाँ, H2 आप मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक हेडिंग 2 ये भी हो गया, ये वाला भी हेडिंग 2 इस्तेमाल कर लिया आपने, ये भी एंड ये भी। अच्छा, H2 के अंदर आप H3 इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये H2 के बाद आप H3 कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि H1 इस्तेमाल किया
इसके बाद H3 इस्तेमाल कर लिया, फिर H2 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तरीका गलत है। अच्छा, ये भी तरीका गलत है कि आपने H1 इस्तेमाल किया और डायरेक्ट H3 इस्तेमाल कर लिया, आपने H2 को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो ये तरीका भी गलत है। उसके बाद एक और तरीका बता रहा हूँ, ये भी गलत है। H1 आपने इस्तेमाल किया, उसके बाद H2 इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने H3 इस्तेमाल किया, फिर दोबारा H2 इस्तेमाल कर लिया, तो ये भी आपका गलत होगा। इन अ सेंस कि फ़र्ज़ कर ले वो H3 के अंदर आ रहा होगा, मतलब कि H3 के साथ कोई टॉपिक चल रहा होगा, तो उसमें आपने H2 इस्तेमाल कर लिया H3 के बजाय, तो ये गलत होगा। ये गलत नहीं होगा कि H3 हो गया, अब आपने बड़े लेवल में, मतलब कि H2 के लेवल पे दोबारा आए तो आप वहाँ पे H3 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये गलत होगा, H2 इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ें समझ में आई मैंने अभी क्या कही, या कुछ भी समझ में नहीं आया? गॉट इट। दूसरा कोई किसी जो जिससे समझ में नहीं आया हो? आ गया। तो मैंने एक दफ़ा दोबारा बात कर देता हूँ, जब भी हम हेडिंग बनाएंगे तो हमारे पेज में H1 सिर्फ एक ही होगा, H2 मल्टीपल हो सकते हैं, अच्छा H3 भी हो सकता है, लेकिन वो H2 के अंदर होना चाहिए या फिर उसके लेवल के अंदर होना चाहिए, ये नहीं कि H2 के लेवल पे ही हम H3 भी बना रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। H1 के बाद डायरेक्ट H3 हम नहीं बना सकते, ये भी गलत हो जाएगा। और ये भी गलत होगा कि H2 के अंदर आपने H3 बनाया, फिर H3 के साथ ही H3 के लेवल पे ही आपने दोबारा H2 लिख दिया, तो ये भी गलत होगा। सही है, तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ना आपके SEO और परफॉर्मेंस में ब्रेक डाउन आ रहा होता है, तो इसका ख्याल रखना पड़ता है हमें। तो आगे बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। आपको अगर पैराग्राफ लिखना हो तो पैराग्राफ कैसे लिखेंगे? आप P का टैग लगाएंगे और उसके अंदर कोई भी कंटेंट डिफाइन कर देंगे, तो इस तरीके से आप अपना पैराग्राफ बना रहे होते हैं। अगर मैं अपने कोड की तरफ जाऊं तो मुझे अगर यहाँ पे पैराग्राफ बनाना है तो यहाँ पे P का टैग लगाया मैंने, इंटर किया, दिस इज़ अ पैराग्राफ। सही है, तो ये बेसिकली एक पैराग्राफ बन चुका है। अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपका पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। अच्छा, यहाँ पे आप जितना भी गैप देंगे ना, फर्ज कर ले मैंने यहाँ पे इतना सारा गैप दे दिया, तो इसका यहाँ पे कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे कोई असर या क्या कहते हैं चेंजेस नहीं दिखेगा आपको। ये ब्राउज़र जो है उससे एक ही स्पेस काउंट करेगा, मतलब कि एक ही नेक्स्ट लाइन वाला स्पेस काउंट करेगा, या नेक्स्ट लाइन में आपको एक ही लेके जाएगा। आप भले ही यहाँ पे जितना भी स्पेस या वो कुछ क्रिएट कर दें। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करूँ, स्पेस क्रिएट कर दिया मैंने इतना सारा, तो अगर मैं इसका आउटपुट यहाँ पे आके देखूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो मीन्स कि अगर आप टैग के दरमियान भी कोई स्पेस क्रिएट करते हैं कंटेंट के, तो उससे आपके ब्राउज़र में कोई अफेक्ट नहीं होगा, वो आपको नहीं दिखेगा। और आप किसी टैग के दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्पेस क्रिएट करते हैं तो भी आपको स्पेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपको लिंक लगाना हो या लिंक बनाना हो तो लिंक से बनाते हैं। लिंक बनाने के लिए हम एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो चले आए लिंक बनाते हैं। तो एक टैग का इस्तेमाल किया मैंने, आपके पास पहले ही ऑप्शन आ गया, इंटर किया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ पहले। अच्छा, अभी हमने पीछे पढ़ते हुए आए कि जो भी हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान लिखते हैं वो कंटेंट कहलाता है, लेकिन एंकर टैग के क्या कहते हैं एंकर टैग के हिसाब से ना ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो कंटेंट नहीं कहलाता, वो कहलाता है लिंक टैग्स। ठीक है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, एंकर के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान हम जो कुछ भी लिख रहे होते हैं उसे लिंक टैग्स कहते हैं। ये सिर्फ एंकर टैग के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपन यूट्यूब। ठीक है, इसका मतलब ये लिंक बन गया होगा। अब देखते हैं या ये तो लिंक बना ही नहीं, ये तो सिंपल टेक्स्ट की तरह काम कर रहा है और टेक्स्ट ही लग रहा है, लेकिन कुछ क्लिक भी नहीं हो रहा। लिंक तो होता है कि जिसमें हम क्लिक करते हैं तो हम उस जगह पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। किसी को पता है ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये लिंक की तरह काम क्यों नहीं कर रहा है? कोई बताना चाहेगा?
इसमें एड्रेस डिफाइन नहीं किया हुआ, बस टेक्स्ट लिखा हुआ है। एड्रेस कैसे डिफाइन करते हैं आपको पता है? अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा अभी याद नहीं आ रहा, चले कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक शख्स होंगे सलीम अहमद। क्या आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं? सलीम अहमद, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं या आप जस्ट इंटर होके चले गए? सलीम अहमद। आयशा आफ्ताब, आप अपना माइक ओपन करें। जी सर। आप बताएं आपको क्या लगता है ये लिंक की तरह काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या गलती हुई है मुझसे? जैसा कि अभी किसी ने बताया था कि आपने एड्रेस नहीं लिखा है। तो एड्रेस कैसे देंगे आपको पता है? नहीं पता। अच्छा आपको नहीं पता, चलें ठीक है, बंद करते हैं। तो आप लोगों ने गैस तो सही किया है कि इसमें हमने एड्रेस नहीं दिया। अब एड्रेस देते कैसे हैं वो देख लेते हैं। एड्रेस देने के लिए हम जो है ना एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, अब पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम देख लेंगे कि कैसे एड्रेस देते हैं। तो एट्रीब्यूट जो है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एट्रीब्यूट जो होता है हमारे टैग के बारे में जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ये जितने भी HTML के एलिमेंट है ना, उन सब में पहले से मौजूद है, बस हमें उसे लिख के विजिबल करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में होते हैं, ये याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है कि एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में होते हैं और ये दो पार्ट में होते हैं। पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं नेम या की और दूसरे वाले पार्ट को बोलते हैं हम वैल्यू। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम बीच में इक्वल का साइन लगाते हैं और वैल्यू जो है हमेशा कोटेशन में होगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो आप देखें ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हुई हैं। तो यहाँ पे देखें ये एक एट्रीब्यूट है, या इसको देख लें आप, ये जो है ना ये यहाँ तक, ये कॉम तक, ये पूरा क्या है, एक एट्रीब्यूट है जिसमें आप, मैंने बोला था कि दो पार्ट होते हैं। ये रहा पहला पार्ट href और दूसरा पार्ट ये रहा पूरा, और इसको सेपरेट किया गया है बीच में इक्वल साइन से। और ये वैल्यू होता है ना, ये डबल कोटेशन के अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट को डिफ़ाइन किया गया है, जैसे कि href एट्रीब्यूट, इसका काम होता है कि एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करवाना। सोर्स का एट्रीब्यूट जो हमें सोर्स के बारे में बता रहा था कि हम ये कहाँ से चीज़ें ला रहे हैं या देख रहे हैं। आईडी का एट्रीब्यूट जो हमें बता रहा था कि किसी भी एलिमेंट को हम कैसे यूनिकली तौर पे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। विथ का एलिमेंट जो कि बता रहा था कि किसी भी एलिमेंट का विथ, जिसमें हम किसी भी एलिमेंट के विथ को डिफाइन कर रहे होते हैं। हाइट का एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट के हाइट को बता रहा होता है। स्टाइल का एट्रीब्यूट की मदद से ना हम CSS को इनलाइन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके थ्रू स्टाइल के एट्रीब्यूट के थ्रू हम CSS को डायरेक्ट इनलाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू है, अब ये नहीं समझिएगा कि ये बता दिए तो ये एट्रीब्यूट ख़त्म हो गया। जैसे जैसे जो एट्रीब्यूट आते जाएंगे ना, हम उसको देखते जाएंगे काम। ये बस एक संसरी तौर पे जो है ओवरव्यू जो मेंशन हुए हैं उसका ओवरव्यू दिया हुआ है यहाँ पे एट्रीब्यूट का। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने क्या कहते हैं लिंक टैग की तरफ, जिसमें हमें एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव करना है। अब वो कैसे होगा, आप क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट जो है हमेशा ओपनिंग टैग में होते हैं। तो ये आपका ओपनिंग टैग है, ठीक है। ओपनिंग टैग के अंदर आया, अंदर आने के बाद एक स्पेस दिया। अब यहाँ पे आप उस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे जो कि है href, सही है। उसके बाद आप लगाएंगे इक्वल का साइन, उसके बाद आप लगाएंगे डबल कोट, सही है। अब इसके बाद आप यहाँ पे उस जगह का URL देंगे जहाँ पे आप चाहते हैं कि जब आपका यूज़र इस YouTube के लिंक पर क्लिक करे तो वो चला जाए उस जगह। अच्छा, जब भी आप यहाँ पे लिंक टैग से इस्तेमाल करिएगा ना, तो रिलेवेंट इस्तेमाल करिएगा ताकि यूज़र को समझ में आए कि वो इसको क्लिक करने पे कहाँ जा रहा है। ऐसा नहीं करिएगा कि आपने लिख दिया ओपन यूट्यूब, अब बंदा देख के समझ रहे उस पर क्लिक करेगा यूट्यूब पे जाएगा, और
उसके पीछे आपने जो लिंक लगा दिया उसके अकाउंट हैक करने का या उसके अकाउंट का सारा पासवर्ड के डायरेक्शन निकालने का, तो पता चला उसमें क्लिक किया और उसके ज़रिए उसके सारे क्रेडेंशियल्स हैक हो गए, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ये 2 नंबर काम भी इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि जो आप लिंक टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो रेलेवेंट लगाएं ताकि यूज़र को पता हो कि वो उसको क्लिक करने से कहाँ जा रहा है। इससे क्या होता है, यूज़र एक्सपीरियंस जो है अच्छा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको URL पुट करना है। URL पुट करने का तरीका यही है कि सिंपल आपको जिस जगह का भी URL देना है, अभी मैंने अपने केस में क्या किया हुआ है, यूट्यूब पे भेजना है मुझे, तो मैं यूट्यूब का URL यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यूट्यूब का URL दे दिया HTTPS। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है यूट्यूब से डायरेक्ट जाके उठा के यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे URL दे दिया। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये आया है यहाँ पे, एक रिफ़्रेश किया। अब देखिए ये टेक्स्ट जो है चेंज हो गया है, इसमें कलर में भी चेंजेस आ गई है और प्लस इसके टेक्स्ट के नीचे ना एक लाइन भी आ गई जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, अब ये लिंक टैग बन चुका है। अब लिंक टैग बन गया, ये कैसे प्रूव होगा, जब इस पर हम लिंक भी क्लिक करेंगे और हम यूट्यूब पे चले जाएंगे तो ही प्रूव होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और देखें ये यूट्यूब का लिंक आ गया और हमारा यूट्यूब, अच्छा शायद नेट स्लो चलना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये YouTube का चैनल ओपन हो गया है। ठीक है, अच्छा मैंने जानबूझ के हिस्ट्री को पॉज किया हुआ है ताकि आप लोगों को मेरी चीज़ें पता ना चले। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी जगह का लिंक लगा सकते हैं। ये नेट मेरा स्लो चल रहा है, इस वजह से शायद ये जो है ना ये काफ़ी टाइम ले रहा है। ठीक है, अब मैंने यूट्यूब का लगाया है, आप फेसबुक का लगा सकती हैं, आप अपने लिंक्डइन का लगा सकती हैं, सोशल मीडिया का किसी भी लगा सकती हैं, आप किसी वेबसाइट का लगा सकती हैं। आप चाहती कि कोई मेरे वेबसाइट से इस दूसरे वेबसाइट में विजिट करे तो आप उसका भी लिंक लगा सकती हैं। बस आपको यहाँ पे लिंक टेक्स्ट प्रोवाइड करना है और उसके href की जो वैल्यू है, ये href की जो वैल्यू है इसमें आपको वो लिंक लगा देना है ताकि वो जब इसमें क्लिक करे तो उस लोकेशन पे पहुंच जाए। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? लिंक समझ में आ गया आप लोगों को कैसे लगाते हैं, कैसे काम करता है? ईमान वकार के अलावा आपको भी आ गया? अच्छा, सैयदा आयशा आफ्ताब, आप काम कर रही हैं, मतलब कि आप भी परफॉर्म कर रही हैं साथ साथ या सिर्फ आप देख रही हैं? नहीं सर, मैंने थोड़ा सा ना मिस कर दिया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मैं इस वजह से नहीं करी। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है, तो अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। साधु हसन आपको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने HTML एट्रीब्यूट को भी डिस्कस कर लिया कि क्या होते हैं और किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि इमेज। अगर आपको अपने पेज पे इमेज लगाना हो तो इसके लिए आप इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। इमेज टैग जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि ओपन टैग, क्लोज टैग होता है, लेकिन कुछ टैग ऐसे हैं जो सेल्फ क्लोज होते हैं, मीन्स के उसका ओपन और क्लोज टैग अलग अलग नहीं होता, वो एक ही होते हैं। तो इमेज टैग जो है ना सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसको लिखने का तरीका क्या है कि सब चीज़ वैसे ही होगा, बस इसमें जो है ना टैग नेम के बाद आप जो है फॉरवर्ड स्लैश लगा रहे होंगे और बस ये एक ही टैग होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज टैग लगा रहे होते हैं। अच्छा, इमेज जो है बहुत तरह की इमेज होती है, जैसे कुछ इमेज जो होती है वो पिक्सल डिपेंडेंट होती है, मतलब वो पिक्सल पे डिपेंड कर रही होती है, और कुछ इमेज जो होती है वो पिक्सल पे डिपेंड नहीं कर रही होती है। जो पिक्सल पे डिपेंड कर रही होती है उसे हम रास्टर इमेज इमेजेस कह रहे होते हैं,
जो पिक्सल पे डिपेंड नहीं कर रही होती उन्हें हम वेक्टर इमेज कह रहे होते हैं, जो कि मैथमेटिकल इक्वेशन से मिलकर बन रहा होता है। अच्छा, पिक्सल डिपेंडेंट और नॉन पिक्सल जो वेक्टर इमेजेस है उसकी एग्जांपल यहाँ पे उसके फॉर्मेट दिए हुए JPEG हो गया, JPG हो गया, GIF हो गया, PNG हो गया। ये सारे जो हैं पिक्सल डिपेंडेंट इमेजेस हैं। इसके अलावा SVG जो है नॉन पिक्सल डिपेंडेंट इमेज है, मीन्स कि ये वेक्टर इमेज कहलाता है। इसको आप जितना भी स्केल अप स्केल डाउन मतलब कि कितना जूम करें तो इसका जो है ना आपको रिज़ल्ट वैसे ही दिखेगा जैसे स्केल डाउन में दिख रहा है। जबकि आप या JPG गिफ्ट या PNG को आप जितना जूम करेंगे ना वो क्या होगा, फटने लग जाएगा। तो इसे हम कहते हैं पिक्सल डिपेंडेंट और नॉन पिक्सल डिपेंडेंट। ठीक है, अब इस पे आते हैं कि इस पे काम कैसे करते हैं, हम इमेज लगाते कैसे हैं। तो इमेज लगाने का भी आसान तरीका है, वो ये है कि सबसे पहले आप आके यहाँ पे लिखेंगे IMG, इंटर किया। अच्छा, मैं इसको शुरू से खुद से लिख देता हूँ। आपने ओपन टैग लगाया, IMG लिखा, इसके बाद एक स्पेस दिया। अच्छा, स्पेस दे दिएगा, नहीं भी दिएगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन स्पेस दे दिएगा। स्पेस देने के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाया, टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इमेज लग गया क्या? नहीं, इमेज नहीं लगा। अब इमेज लगेगा कैसे? अब यहाँ पे हमें दोबारा एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा इमेज को लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम कुछ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सोर्स। सही है, ये सोर्स का एट्रीब्यूट हो गया। स्पेस देंगे, इसके अलावा क्या होता है, ऑल्ट का एट्रीब्यूट हो गया। सही है, इसके बाद फिर एक और स्पेस देंगे, यहाँ पे टाइटल, एक और स्पेस देंगे, विथ। तो ये मैंने कुछ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया है। अच्छा, एक हाइट भी होता है, चलो हाइट अभी दे देते हैं हाइट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता चली होगी कि हम एक ओपनिंग टैग के अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस तरीका क्या है कि आपको हर एट्रीब्यूट के दरमियान एक स्पेस का इस्तेमाल करना होगा। इस तरीके से आप मल्टीपल एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्स एट्रीब्यूट की। ठीक है, तो सोर्स एट्रीब्यूट, आपने सोर्स का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लिया और उसकी आप वैल्यू लिखनी है। तो वैल्यू आप क्या करेंगे कि दो तरीके से आप इसमें वैल्यू इंटर कर सकते हैं। एक डायरेक्ट ऑनलाइन सोर्स इंटर कर सकते हैं और एक डाउनलोडेड सोर्स भी इंटर कर सकते हैं। तो अगर मैं स्क्रीन पर आऊँ तो यहाँ पे मैं कोई इमेज ले लेता हूँ। सही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली इमेज लग जाए, ये वाली इमेज लग जाए। चलिए ये वाली लगाते हैं। अब ये इमेज खुल गई। अच्छा, यहाँ पे आपको इमेज लगाना है तो आपको इस इमेज को कॉपी नहीं करना पड़ेगा। आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे इस इमेज के ऊपर आके और कॉपी इमेज एड्रेस, ये दिख रहा है आपको, इसको क्लिक करना है। कॉपी इमेज पे क्लिक नहीं करना है, कॉपी लिंक एड्रेस पे नहीं करना है, कॉपी इमेज एड्रेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आएँ और ये सोर्स के अंदर डबल कोटेशन के अंदर पेस्ट कर दें। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अच्छा, इसका फॉर्मेट भी आपको दिख गया, यहाँ पे JPG है, मतलब कि पिक्सल डिपेंडेंट इमेज है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये किस टाइप की इमेजेस है, क्या कहते हैं, माउंटेन वगैरह और लेक वगैरह। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, उसके बाद जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है ना, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं। फर्स्ट कर लें कि आपने इमेज लगाया, ठीक है, और जो वो इमेज है ना किसी वजह से लोड नहीं हो सकी। और वजह वो कुछ भी हो सकती है कि आपका इंटरनेट या जो देख रहा है वेबसाइट उसका इंटरनेट स्लो चल रहा हो, या आप जो इमेज लगा रहे हैं वो बहुत हैवी इमेज हो, या फिर आप जो इमेज का जो एड्रेस लगाया है आपने क्या पता इसमें गलती कर दी हो या कुछ डिलीट कर दिया हो। तो इस केस में होता क्या है कि आपकी इमेज लोड नहीं हो पाती है। तो अब लोड नहीं होती तो यूज़र के पास जो ना बैड एक्सपीरियंस जा रहा होता है। तो उस केस में हम लगाते हैं ऑल्ट का एट्रीब्यूट। ये क्या करता है कि उस इमेज
जब वो विजिबल नहीं होती है तो उसकी जगह ये टेक्स्ट, यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं ना वो विजिबल कर देता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाउंटेन। ठीक है। अच्छा, ये एक वर्ड पे भी एक वर्ड भी हो सकता है या बहुत सारे सेंटेंस पे भी मुश्तमिल हो सकता है, ये ऑलरेडी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें कोई वो पाबंदी वगैरह नहीं है। उसके बाद आता है टाइटल पे। टाइटल का एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करते हैं जब हम उसके ऊपर इमेज के ऊपर होवर कर रहे हो ना, तो जो आप यहाँ पे टाइटल डिफाइन करेंगे ना वो उस होवर करने पे उस इमेज पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माउंटेन। हाइट और विथ, माउंटेन लेक, चलिए कुछ सजेस्ट करा माउंटेन लेक। अच्छा, हाइट एंड विथ के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, उस इमेज की जो है हाइट और विथ को सेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम CSS नहीं पढ़े हैं या CSS इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हम हाइट और विथ को HTML के थ्रू ही यहीं पे डिफ़ाइन कर रहे हैं। जब हम CSS पढ़ लेंगे तो ये काम हम जो है HTML के थ्रू, CSS के थ्रू कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 500। ये उसकी वैल्यू हो गई कि इतना चौड़ा होगा और इसकी यूनिट हो गई पिक्सल। अच्छा, ये जो है पिक्सल ही रखिएगा अभी के केस में जब तक हम पढ़ रहे हैं। जब चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या रखना है और उसका क्या काम होगा। और वे विथ भी, हाइट भी रख देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने इमेज लगा दी। अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ। यहाँ पे आया, मैंने रिफ्रेश किया तो ये आपको इसका आउटपुट दिख गया। अच्छा, अब देखें ये दोनों जो है एक ही लाइन में आ रहे हैं। अच्छा, इसको अभी हम देख लेते हैं थोड़ा देर में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखिए आपका इमेज आ गया 500 बाय 500 पिक्सल का, मतलब 500 इसकी विड्थ है, 500 इसका हाइट है। मैं कम करना चाहूँ, छोटा करना चाहूँ तो मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ। मैं इसे कर देता हूँ 300 बाई 300 का। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अब छोटा हो गया ये। सही है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है, जैसे मैंने बताया था कि ये ऑल टैग कब काम करता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अगर मैं इस पर इमेज पर जाऊँ तो देखिए वो माउंटेन लेक लिखा हुआ आ रहा है जो मैंने उसे टाइटल में दिया था। जो भी आप टाइटल डिफाइन करते हैं वो इमेज के ओवर करने पे आपको दिख रहा होता है। और तीसरे एट्रीब्यूट का हम बात कर लें जो कि था ऑल टैग। ऑल का एट्रीब्यूट ये कब काम करेगा, फर्स्ट कर लीजिए जो लिंक है ना ये मैं गलत कर देता हूँ। सही है, ये मैंने कर दिया गलत। अब मैं आता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर, इसको करता हूँ रिफ़्रेश। देखिए अब क्या वो इमेज लोड नहीं हो पाई। अब यहाँ पे वजह क्या थी कि मैंने एड्रेस गलत डाला था। कभी ये भी हो सकता है कि इमेज का साइज़ बहुत बड़ा हो और मेरा नेट का स्पीड बहुत स्लो, ये भी हो सकता है। तो उस केस में क्या हुआ, जो मैंने ऑल्ट में एट्रीब्यूट में जो वैल्यू लिखी थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो फर्स्ट के अगर कोई विजिटर आपके वेबसाइट या इस वेबसाइट में आता है तो वो आपकी इमेज के इंतज़ार में बैठा नहीं रहेगा कि यार यहाँ पे क्या इमेज थी। वो उसको पढ़ के समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे इस टाइप की या इस तरह की कोई इमेज होगी। तो इससे थोड़ा सा ना बैड इम्पैक्ट कम जाता है यूज़र की तरफ। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये हो गया एक के इमेज हम डायरेक्ट कैसे लगाते हैं। अब दूसरे में आते हैं कि इमेज हम डाउनलोड करके कैसे लगाते हैं। तो अगर मैं इसी में रहूँ, इमेज पर आऊँ, तो आपको दोबारा वो जो इमेज चाहिए वो आए, इस पर लेफ़्ट क्लिक करें, सेव कर लें इस इमेज को। आप सेव कहीं पे भी कर सकते हैं, मैं इसको डाउनलोड में कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे आसानी से मुझे मिल जाता है। और इसके नाम को यहीं पे ना थोड़ा सा शॉर्ट कर लें। अब ये माउंटेन से रिलेटेड इमेज है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माउंटेन। ठीक है, इसका मैं कर लेता हूँ सेव। अब ये मेरे जो है डाउनलोड पे आके सेव हो गया होगा। मैं जाता हूँ अपने डाउनलोड के उस पर। सही है, मैं आ गया अपने डाउनलोड पे। तो यहाँ पे ये इमेज मुझे मिल गई है। अच्छा, इमेज का यहाँ पे आपको फाइल का पाथ फॉर्मेट वो भी यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है कि JPG में। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करूँगा, क्लिक किया, Ctrl+C किया, कॉपी हो गया।
कॉपी हो गया ना, हाँ कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने वीएस कोड में आता हूँ, सही है। वीएस कोड में आने के बाद यहाँ पे मैं आके एक क्लिक करता हूँ इस जगह पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ। मतलब कॉपी नहीं हुआ था, कंट्रोल सी, यहाँ पे आया कंट्रोल V। तो यहाँ पे बोल रहा है पेस्ट करना है, हाँ भाई हमें पेस्ट करना है। तो देखें, अच्छा ये गए तो डाउनलोड पूरा फोल्डर लेके आएगी। ठीक है, दोबारा करते हैं इसको। डाउनलोड पर आए, ये इमेज है, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सही थोड़ा सा लैग कर रहा है इसको। इसके बाद मैंने कंट्रोल सी किया, कोड पर आए, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल वी किया। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है आर यू श्योर यू वांट टू पेस्ट कंटेंट डॉट JPG, मतलब कि आप वो इमेज यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं। हमने कहा हाँ पेस्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये इमेज आके पेस्ट हो गई, तो इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम डायरेक्ट इसके थ्रू यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम काम और करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल में काम हो रहा होता है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे इसी के अंदर। आप क्या करें, यहाँ पे एक बाहर पहले क्लिक कर लें, और उसके बाद यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे इस फोल्डर का आप नाम दे दें एसेट्स, सही है। इंटर करें, एसेट्स के अंदर आप एक क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे ना, ये डाउन एरो हो गया, मतलब इसका ये है कि आप जो आप एसेट फोल्डर के अंदर हैं। अब इसके अंदर आपको दो फोल्डर, अभी के लिए एक फ़ोल्डर और क्रिएट करना है, जो कि है इमेजेस। इमेजेस पे आपने क्लिक किया। अब आपके एसेट के अंदर इमेज का फोल्डर, एसेट फोल्डर के अंदर आपके अंदर एसेट फोल्डर के अंदर इमेज का फोल्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कैसे पता चल रहा है कि आप अभी एसेट फोल्डर के अंदर, इसके अंदर अंडरलाइन आ रहा है, इसका मतलब आप इमेज फोल्डर पे खड़े हुए हैं, सही है। अगर फर्स्ट करने में इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें क्या है इसका मतलब, मैं एसेट फोल्डर के अंदर हूँ, लेकिन अभी एसेट फोल्डर में ही खड़ा हुआ हूँ। इमेज फोल्डर पे अभी मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि अभी इसके नीचे अंडरलाइन आ रहा है। अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं डाउन कर लेता हूँ, इसका मतलब है कि एसेट फोल्डर के अंदर और इमेज फोल्डर के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को ड्रैग करता हूँ और इसके अंदर ले जाके ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप इस इमेज को इस फोल्डर के अंदर मूव करना चाह रहे हैं, तो मैं बोला हाँ मूव करना चाह रहा हूँ। तो अब देखें, ये जो है एसेट के अंदर इमेज और इमेज के अंदर एक आपका mounting.jpg का इमेज आ गया। अच्छा, अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो ये एसिड के अंदर है कि इमेज के अंदर है। इसको आपको मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एसिड के अंदर एक और फोल्डर बना लेता हूँ, और उस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ वीडियो का, वीडियोस। अब देखिए, अब आपको क्लियर हो रहा है, एसिड का फोल्डर है, इसके अंदर दो फोल्डर हैं, एक इमेज का फोल्डर है, एक वीडियो का फोल्डर है। वीडियो के अंदर हम सारे अपनी वीडियो को स्टोर कर रहे होंगे, और इमेज के अंदर हम अपने सारे इमेजेस को स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम अपने एसेट को यहाँ पे, ये एक प्रोफेशनल तरीका है स्टोर करने का। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो इसका एक आसान तरीका ये भी है कि आप क्या करें, आप जब जिस फोल्डर पे काम करें तो वहाँ पे जाएं, सही है। ये फोल्डर के अंदर गया मैं, HTML के अंदर गया, क्लास के अंदर गया। अब देखिए, क्लास के अंदर आने के बाद आपका उस वक्त जो है ना सिर्फ इंडेक्स का पेज बना होगा। अब यहाँ पे क्या करें, डायरेक्ट खुद से फोल्डर बना लें, लेफ़्ट क्लिक करें, न्यू पे जाके एक फ़ोल्डर बना लें एसेट के नाम से। ये फ़ोल्डर बन गया, अब इसके अंदर जाएँ। अब मज़ीद दो फोल्डर बना लें, इमेज और वीडियो का। इमेज के अंदर आप सारी अपनी इमेजेस रखिएगा, वीडियो के अंदर आप सारी वीडियोस रखेंगे। तो ये एक तरीका होता है प्रोफेशनल काम करने का। ठीक है, तो मैं बाहर आ जाता हूँ वापस, इसको बंद कर देता हूँ।
मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं कोड पे आ जाता हूँ अपने। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो समझ में आया है यहाँ तक या सब ऊपर से जा रहे हैं? ईमान अब्बार को आ गया। इसके अलावा तानिया को भी आ गया, सादुल हसन, आयशा को भी आ गया, सैफुल्ला को भी आ गया। सादुल हसन आपको आ गया? जी सर आ गया। अच्छा, यहाँ पे अभी दोबारा कितने स्टूडेंट हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो मतलब ये वही स्टूडेंट है जो कल थे। चलिए इस पर मैं देखता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अभी हमने अब तक क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज काम किया है। अब इस इमेज जो हमने अभी इसके अंदर एसिड के अंदर इमेज के अंदर फोल्डर के अंदर लाके जो इमेज को सेव किया है, अब इसे हमें यहाँ पे अप्लाई करना है इस लिंक पे। तो अच्छा, ये तरीका है कि हम किसी इमेज को डाउनलोड करके कैसे लगाते हैं। एक तरीका हमने देखा, अच्छा ये यहाँ से स्टार्ट है। एक तरीका हमने देखा कि किस तरीके से हम डायरेक्ट लिंक को लगा रहे होते हैं ऑनलाइन, और दूसरा तरीका हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से डाउनलोड करके लगाते हैं। अच्छा, तो अब आप आ जाएंगे सोर्स के अंदर, सही है। ये सोर्स के अंदर आप आ गए। अब यहाँ पे आप आगे ना प्रेस करेंगे डॉट स्लैश। जैसे ही प्रेस करेंगे ना, तो आपके यहाँ पर जो भी चीज़ मौजूद है ना वो यहाँ पे दिखने लग जाएगी। तो आपको पता है आपका इमेज कहाँ पर है। आपका इमेज है एसिड्स के अंदर। अब एसिड्स के अंदर कहाँ पे, इमेज के अंदर, और इमेज के अंदर ये रहा आपका इमेज। इंटर करते जाएंगे सिलेक्ट करके अप एंड डाउन एरो से, तो आपका ये पास सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये इमेज आपके पास यहाँ पे लग चुकी है। तो अब हम इसका दोबारा आउटपुट देखते हैं। ओके, यहाँ पर हम आते हैं और इधर आके हम रिफ़्रेश करते हैं, तो देखें आपकी इमेज लग गई। तो इस तरीके से हम डाउनलोड करके और डायरेक्ट इमेज लगा रहे होते हैं। तो यहाँ तक किसी को मसला नहीं है। तो मेरा एक सवाल है यहाँ पे आप लोगों से कि कौन सा तरीका बेस्ट है, ऑनलाइन इमेज लगाना बेस्ट रहेगा या फिर डाउनलोड करके इमेज लगाएं वो बेस्ट रहेगा? अगर आप किसी क्लाइंट के लिए समझ लें वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप किस तरीके से लगा के देंगे इमेज? सादुल हसन नाम बताएं। सर डाउनलोड करके रहना बेस्ट रहेगा। अच्छा, क्यों? सर वो इमेज चेंज भी हो सकती है ना अगर ऑनलाइन होगी, क्या पता कुछ इसके अंदर वो भी वायरस वगैरह हो या कुछ हो। आप क्लोज हैं लेकिन थोड़ी सी आप दूसरी चीज़ें बता रहे हैं। चलिए ठीक है। सैफुल्ला आप बताएं। सर ऑनलाइन ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? हम लोग जैसे ही हम जो कोड में हम लोग लिंक प्रोवाइड करेंगे उसी तरह से पिक्चर आ जाएगी। अच्छा, डाउनलोड आप बोल रहे हैं वो सही नहीं है? नहीं, क्यों डाउनलोड सही क्यों नहीं है? डाउनलोड में फोल्डर्स बना रहे हैं हम लोग इमेज और एसेट्स के। अच्छा, चलिए ठीक है। सलीम अहमद साहब, आप माइक ओपन करें और आप बताएं अपनी राय, क्या तरीका बेस्ट है? सलीम अहमद साहब आप बताएं। ईमान आप बताएं। अच्छा, चले रहने दें। ईमान वकार आप बताएं। सेकंड वाला फोल्डर वाला। अच्छा, सानिया सिद्दीकी मौजूद है यहाँ पे? हाँ,
सानिया सिद्दीकी मौजूद है? आयशा, सैयदा आयशा, आप बताएं आपका क्या राय है? डाउनलोड करके क्यों? आप मतलब जब डिवाइसेस वगैरह भी चेंज होती है तो डाउनलोड करके लगाएंगे तो इमेजेस ठीक रहेंगे, लिंक के थ्रू थोड़ी सी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप लोग ने तकरीबन ने सही कहा है सैफुल्लाह के अलावा, कि हम जो है डाउनलोड करके ही लगाएंगे। वजह ये है कि फ़र्ज़ कर लें आपने ऑनलाइन इमेज लगा दिया, ठीक है। अब कल को क्या पता जिसने वो इमेज अपलोड की है वो डिलीट कर दे, या वो इमेज वायलेशन के ख़िलाफ़ हो, या अब पूरे रूल के मुताबिक ना उतर रही हो तो गूगल उसे रिमूव कर दे। तो उस केस में क्या होगा, आपका इमेज आपने तो लगाया, आप समझ रहे कि हाँ भाई मौजूद है, ऐसा ही ये चल रहा है, लेकिन जब वो डिलीट हो गया तो उस केस में तो आपका जो है इमेज वहाँ पे विजिबल नहीं होगा। तो इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि आप जो है पहले इमेज को डाउनलोड करें और उसको एक अच्छे तरीके से एसिड फोल्डर बना के उसके अंदर इमेज सेपरेट, ताकि जब आप किसी क्लाइंट को डिलीवर कर रहे होंगे ना तो वो आपके स्ट्रक्चर को देख के इम्प्रेस हो जाएगा कि इसने कितने अच्छे तरीके से काम किया हुआ है। वरना काम आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक दिखाता हूँ मिसाल, जो कि मैंने कल जब परसों कल या परसों ही जब मैं आपको दिखा रहा था ये, तो उसमें ही अब देखिए यहाँ पे मैं दो वेबसाइट खोलता हूँ। एक ये डेंटिस्ट वाली वेबसाइट खोल रहा हूँ मैं, सही है। अब इसमें देखिए मैंने कितने ख़राब तरीके से काम किया हुआ है, बस हर का फाइल सब का सिर्फ फाइल ऐसे ही बना के रखते चला गया हूँ मैं, सही है। अब जब ये क्लाइंट के पास जाएगा ना तो वो देख के वो समझ जाएगा कि जिसने ये काम किया ना वो बस अभी हाथ साफ ही कर रहा है, अभी उसने स्टार्ट किया है। और ये ही अगर मैं दूसरा वाला दिखाऊँ आपको, ये देखें कितने स्ट्रक्चर तरीके से काम हुआ है। प्राइसिंग का पेज, इमेज का अलग, इनरोलमेंट पॉपअप, डैशबोर्ड का पेज अलग है, सब पेजेस के लिए अलग फ़ोल्डर बने हुए हैं। आपका मेन पेज के लिए अलग है। इससे और थोड़ा अच्छे तरीके में दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला देखें। ये देखें कि आपका एक मेन फ़ाइल है, उस मेन फ़ाइल का मेन स्टाइलिंग फ़ाइल है और उसका मेन एक जावास्क्रिप्ट फ़ाइल है। इसके अलावा जो सारी चीज़ें वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में फ़ोल्डर के अंदर रखी हुई हैं। अब जो देखिएगा उससे थोड़ा इम्प्रेस होगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल भी है जिसमें इस सारे डॉक्यूमेंट, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है, क्या काम हुआ वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से काम कर रहे होते हैं ताकि जब किसी को काम हम डिलीवर कर रहे होते हैं ना तो वो भी देख के इम्प्रेस हो, ना कि बस काम छुड़ाने वाला काम करें, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। तो इमेज कैसे लगाते हैं हमने देख लिया। अच्छा, अब बात करते हैं कि ऑर्डर लिस्ट और अन ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। ऑर्डर लिस्ट ऐसा लिस्ट होता है जिसमें हम ऑर्डर के तौर पे कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। इसे हम नंबर लिस्ट भी कह रहे होते हैं क्योंकि नंबरिंग के फॉर्म में होता है। और इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब कोई सीक्वेंस जो है नंबर वाइज हो, मतलब कि पहले ये काम हो, उसके बाद ही ये काम हो, उसके बाद ये काम हो, तो वहाँ पर हम ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL का टैग लगाते हैं और उसके अंदर LI का टैग लगाते हैं जो कि लिस्ट आइटम को डिनोट कर रहा होता है। तो हम इसको करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। इसमें हम जो भी आइटम को डिफाइन या डिस्प्ले कर रहे होते हैं वो बुलेट के फॉर्म में हो रहा होता है, ठीक है। अब बुलेट के फॉर्म में होता है और इसमें जो है मेन रीज़न ये है इसको इस्तेमाल करने के, अगर आपको कोई भी सीक्वेंस नहीं रखनी हो, मतलब कि आप बस चाह रहे कि ये सारा काम हो जाए, अब इसमें कोई ऑर्डर नहीं हो कि पहले ये हो फिर बाद में ये हो, ये इंपॉर्टेंस नहीं हो, बस आप चाह रहे हैं कि ये सारा काम होना चाहिए, तो उस केस में आप क्या करते हैं, ऑर्डर लिस्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसको इसको लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए आप सबसे पहले OL का टैग लगाएंगे। OL टैग के आप बीच में एक इंटर मारेंगे कंटेंट के पास ही, जहाँ पे खड़ा हुआ आपका कर्सर। उसके बाद आप यहाँ पे UL का टैग लगाएंगे, नहीं सॉरी LI का टैग लगाएंगे। LI का टैग लगाएं। अब यहाँ पे आपने लिख दिया आइटम 1, सही है। इस तरीके से आइटम 2 और आइटम 3 आपने लिख दिया। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं।
ये देखिए ये आपको नंबर फॉर्म में अरेंज होके इस तरीके से आपको ऑर्डर लिस्ट का आउटपुट मिल जाता है। अच्छा यहाँ पे जो आपको स्पेस दिख रही है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो रहा होता है ऑर्डर लिस्ट आइटम की वजह से। मतलब कि आपने जो ऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम का टैग इस्तेमाल किया ना, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस मौजूद होता है। इसी की वजह से यहाँ पे आपको ये स्पेस दिख रही है, ये दोनों की वजह से स्पेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना हो तो आप UL का टैग का इस्तेमाल करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर आप आके LI का इस्तेमाल करेंगे लिस्ट आइटम को डिफाइन करने के लिए। अब इसका केस मैंने बता दिया कि क्या डिफरेंस है दोनों में। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अब देखें ये हो गया लिस्ट आइटम अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये ऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्म में, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्म में। इसमें आपको इम्पोर्टेंस देनी नहीं पड़ती, बस आप चाहते हैं कि ये सारा काम होना चाहिए, जबकि इसमें आपको तरतीब से बताना है, पहले ये काम होगा उसके बाद ही दूसरा काम होगा, उसके बाद ही तीसरा काम होगा। तो इस केस में आप ऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हो गया ऑर्डर लिस्ट के हवाले से, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। अब आते हैं हम अपने अगले क्या कहते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक से ही आपको इसके वर्ड से ही समझ में आ रहेगा इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि BR का जो टैग है ना, ये सेल्फ लोडिंग टैग है, जैसे कि इमेज का टैग था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है ना / मिस है, तो हम खुद लगा लेंगे। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, जब हमें किसी भी लाइन को ब्रेक करना हो तो इसके लिए हम BR टैग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसको हम लगाते हैं। तो इसको लगाने का तरीका पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा। इसको हम सिर्फ डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसको हम किसी चीज़ पे अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि वो लाइन या फिर वो ब्रेक हो जाए। बस के लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, सही है। तो यहाँ पे मैं कुछ बहुत सारा टेक्स्ट लिख देता हूँ, सही है। ये मैंने काफ़ी टैक्स लिख लिया। अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो ये कुछ लंबा सा टैक्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा ना एक ही लाइन में नज़र ना आए, आधा जो है नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो मैं जहाँ से मुझे चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो यहाँ पे आके क्या करूँगा, एक ओपन टैग लगाया, BR लिखा, एक स्पेस दिया। अच्छा, स्पेस देना, चलिए फॉरवर्ड स्पेस लगाया और इसको मैंने कर दिया क्लोज। अच्छा, ये खुद से हो रहा है, इसका कोई मसला नहीं है, मतलब ये खुद से नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलें, ये ठीक कर दिया मैंने। अच्छा, ये इस वजह से हो रहा था कि मैंने इसमें सेटिंग की हुई थी, Alt Z दबाएंगे ना तो आपका जो है जितना आपके एक लाइन में आ रहा होगा ना उतना ही दिखेगा, उसके बाद जितना आगे का टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में खुद से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सब एक ही लाइन में चले तो आप Alt Z दोबारा दबाएंगे तो सारा चीज़ जो है आपका एक ही लाइन में दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो देखें, जहाँ से मैंने BR का टैग लगाया था उसके आगे से सारी बाकी चीज़ें नेक्स्ट लाइन पर आ गई। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मैंने लिंक लगाया था और लिंक के बाद जो मैंने इमेज लगाई थी, दोनों एक ही लाइन पे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक लाइन पे नहीं है, ये अलग अलग लाइन पे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, सादुल हसन आप बताएं क्या करूँगा मैं। मैंने इमेज और लिंक लगाया, वो दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि दोनों एक लाइन पर आएँ, तो मैं कैसे इनको सेपरेट करूँ। सर BR यूज़ करेंगे, कहाँ भी यूज़ करेंगे, चलिए ये बताएं आप। आपने सही बताया BR यूज़ करेंगे, कहाँ करेंगे, ये कहाँ गया आपका, ये आपका लिंक का टैग हो गया, टैग हो गया, और ये आपका इमेज का टैग हो गया, सही है। तो मैं कहाँ पे लगाऊँ BR जो ये दोनों को सेपरेट कर देगा, यहाँ लगा दूँ? नहीं सर, यूट्यूब का जो पूरा हो रहा है ना ए वाला, उसके बाद आएगा शायद। यहाँ पे जी या यहाँ पे सेम ही होगा मेरे ख्याल से। सही बोला आपने। यहाँ पे लगाऊँ या वहाँ पे लगाऊँ, एक ही काम करेगा। यहाँ पे आके मैं BR स्पेस स्लैश, सही है। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट करने के लिए BR का टैग लगा दिया। यहाँ पे तो ये अलग ही दिख रहे हैं, लेकिन ब्राउज़र में मुझे जो है ये
सेम एक लाइन पे दिख रहे थे, लेकिन अब ये एक लाइन पे नहीं दिखेगा। देखिए ओपन यूट्यूब अलग लाइन पे आ गया और इमेज जो है हमारी अलग लाइन पे आ गई। अच्छा सही बताया आपने सादुल हसन, वेल। तो अब हम आगे चलते हैं। लाइन ड्रॉ, अभी हमने देखा कि लाइन को ब्रेक कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं लाइन ड्रॉ। इसका काम क्या होता है कि अगर आपको दो सेक्शन को सेपरेट करना हो ना, तो इसके लिए आप लाइन ड्रॉ का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम हॉरिजॉन्टल रूल भी कह रहे होते हैं। इसके लिए आप HR टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या करेगा कि आपके दो सेक्शन के दरमियान बीच में एक लाइन क्रिएट कर देगा, जिससे आपको क्लियर होगा कि ये दोनों अलग अलग सेक्शन हैं। अगर फर्स्ट कर लें, मैं चाहता हूँ कि इमेज और जो बल्कि ये जो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट है ना, इन दोनों को मैं सेपरेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, इसके बाद आगे भी लगा सकता हूँ, या इससे पहले भी लगा सकता हूँ। ये आपके ऊपर है, जितना आप अच्छा साफ सुथरा काम करेंगे उतना अच्छा लगेगा, ऑर्गेनाइज लगेगा। तो मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ HR स्लैश और ये क्लोज, ठीक है। अच्छा ये भी जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो अभी देखें इस दोनों के दरमियान कोई भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, गैप लाइन नहीं है। लेकिन मैं जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें अब ये दोनों को कंटेंट को उसने सेपरेट कर दिया एक लाइन डाल के। तो ये होता है HR का काम, ठीक है। अच्छा इसके बाद आते हैं कोटेशन ब्लॉक। अच्छा ये जो है ना कोटेशन ब्लॉक, ये पुराना हो गया है, जिसे हम ब्लॉक कोड के नाम से टैग से जानते हैं। इसका काम क्या होता था पहले जो है ना, जब हम कोड लगा रहे होते हैं ना, कोड के बारे में तो आपको पता होगा, कोटेशन किसी की कही हुई बात, लॉ स्टेटमेंट, शायर का कहा बात, इस टाइप की चीज़ों को हम ब्लॉक कोड या कोड कह रहे थे। तो पहले जो है ना, पहले क्या होता था कि जो लेंथी कोड होते थे ना या स्टेटमेंट होती थी, तो उनके लिए हम ब्लॉक कोड का इस्तेमाल करते थे। और जो शॉर्टर कोड होते थे ना, कुछ लाइन या एक लाइन के ऊपर मुश्तमिल होते थे, तो उसके लिए हम क्यू का टैग का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब जो है HTML5 में हम दोनों चीज़ के लिए, चाहे वो बड़े कोड्स हो या छोटे कोड्स हो, उन दोनों के लिए हम क्यू का टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप जो है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया, एक P का टैग लगाएंगे, सही है। अब P के टैग के अंदर आपको तो पहले वो लिखना होगा जिसने जो बात कही है, मतलब जो कोड कहने जा रहा है पहले उसके बारे में आप आता है ना कि कायदे आज़म ने ये बात या ये शेर फरमाया है, ये बात कही। तो फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे अगर मैं इसकी मिसाल लूँ तो ये हमारा एक मिसाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो इन्होंने कुछ बात कही है, तो इसको हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे, सबसे पहले आपने पैराग्राफ लगाया, पैराग्राफ के अंदर आप लगाएंगे साइट का टैग, सही है। साइट का टैग का काम क्या है कि ये साइटेशन बता रहा था कि मतलब कि ये किसने बात कही है या कहाँ से उठाया गया है। अगर आप इसको टैग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं साइट को, तो ये बताएगा कि ये बात किसने कही है। अगर आप इसको एट्रीब्यूट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं साइट को, तो ये बताएगा कि ये चीज़ जो आप यहाँ पे लिखने वाले हैं ये कहाँ से उठाया गया है, ये मतलब कि सोर्स कहाँ से लिया गया है। जैसे लिंक का काम कर रहा होता था ना, सोर्स टैग का, सोर्स एट्रीब्यूट का जो काम कर रहा होता था कि कहाँ से हमने इमेज उठाया है, इसी तरह साइट का एट्रीब्यूट भी ये काम कर रहा होता है। लेकिन ये सिर्फ बताने के लिए होता है कि आपने ये कोटेशन यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं। अगर आप साइट को एट्रीब्यूट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, अगर आप साइट को टैग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो इस केस में ये बता रहा था कि ये बात किसने कही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, ठीक है। अब क्या बात कही है, ये बात कही है, तो इस बात को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इससे पहले क्योंकि ये बात कही गई है ना, तो इसको मैं क्यू के टैग के अंदर लिख लेता हूँ। आएगा साइट के बाद, ये आ गया। और यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं ऑल्ट दैट कर देता हूँ ताकि दोनों अलग अलग लाइन पे आ जाए और आपको क्लियरली विजिबल हो।
सही है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक पैराग्राफ का टैग लगाया। पैराग्राफ के टैग लगाने के बाद मैंने क्या लिखा, साइट का टैग लगाया, जिसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बात किसने कही है, फिर मैंने उसे यहाँ पे मेंशन कर दिया। साइट का टैग यहाँ पे क्लोज हुआ। अब उसके बाद जो उसने बात कही है वो मुझे कोटेशन में मेंशन करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, क्यू का टैग लगाया, क्यू का ओपन टैग और क्लोज टैग, और उसके बीच के अंदर मैंने वो कंटेंट डिफाइन कर दिया जो उन्होंने बात कही है, और फिर इसके बाद पैराग्राफ का टैग क्लोज हो गया। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो ये देखें, जिन्होंने बात कही है जिससे मैंने साइड टैग के अंदर रखा था वो थोड़ा सा इटैलिक में कन्वर्ट हो गया, और जो हमारा कोटेशन था वो कोटेशन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोड को लिख रहे होते हैं। अगर फ़र्ज़ कर ले ये कोड मैं कहीं से उठाया होता तो मैं क्या करता, ये साइड टैग की जगह यहाँ पे मैं साइड का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करता इस तरीके से। सही है, और यहाँ पे वो URL पेस्ट करता जहाँ से मैं ये कोड उठा रहा हूँ, और उसके बाद में क्या करता है, ये जो टैग्स है ना एज इट इज़ वैसे ही लिख देता। टैग्स लिखने के बाद यहाँ पे फिर मैं क्या करता, क्यू का टैग लगाता, ओपन टैग और क्लोज टैग, और इसके दरमियान में जो बात मैं वहाँ से उठा के ला रहा हूँ यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, एंड देन पी का टैग क्लोज कर दूँगा। तो इस तरीके से हम साइटेशन को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, साइड एट्रीब्यूट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्लियर है ये चीज़? साइड एट्रीब्यूट क्लियर है आप लोगों को, और कोटेशन कैसे लगाते हैं? ठीक है, और इसके अलावा एक दो और कोई बोलते हैं। क्लियर है, सही है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो दो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है स्ट्रॉन्ग का टैग और एम्फेसिस का टैग। स्ट्रॉन्ग का टैग का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी वर्ड या सेंटेंस के स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस को डिफाइन करने के लिए। अच्छा, जब आप स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल करेंगे तो आउटपुट में क्या होगा कि वो जो टैग्स है ना, जो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा हुआ है वो उसे क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। लेकिन इसको हम बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। ये जो है सर्च क्या कहते हैं, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आंखों से, जिनकी आंखों की बिनाई कमज़ोर होती है, वो देख नहीं सकते ना, तो वो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये उसमें मदद कर रहा होता है जब वो स्क्रीन पे अपने कर्सर को मूव करवा रहे होते हैं। तो वो टैग जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग का टैग बता रहा होता है कि यहाँ पे ये वर्ड जो है हाईलाइट किया गया है जिसका कुछ खास मकसद है, इस वजह से इस टैग को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो इसलिए हम स्ट्रॉन्ग का टैग को इस्तेमाल करते हैं, ना कि बोल्ड के लिए। अगर आपको बोल्ड करना हो कोई चीज़ तो आप उसके लिए सिंपल सिर्फ बी का टैग इस्तेमाल करेंगे। मीन्स कि आप जो है ये सिंपल इस तरीके से बी लिखेंगे, इस तरीके से। अगर आपको कोई चीज़ बोल्ड करना हो तो इस तरीके से बोल्ड का टैग लगाएंगे। इटैलिक करना हो तो इस बी की जगह दोनों आई आ जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन करना हो तो इस बी की जगह व्यू लगा देंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना होता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब तक हम जितने भी टैग पढ़े हैं ना, और जो अभी आगे पढ़ेंगे उसमें दो तरीके के टैग होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर मार्कअप, एक होता है सिमेंटिक मार्कअप। सही है, स्ट्रक्चर मार्कअप क्या होता है, जिसमें हम जो है स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, और सिमेंटिक मार्कअप क्या होता है जिसमें हम जो है ना स्ट्रक्चर को भी डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, उसके बिहेवियर को भी डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, प्लस वो SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी मदद कर रहा होता है, और उसके अलावा जो है वो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में भी मदद कर रहा होता है। तो ये दो तरह के टैग्स या मार्कअप्स होते हैं, एक स्ट्रक्चर मार्कअप होता है, एक सिमेंटिक मार्कअप होता है। स्ट्रक्चर मार्कअप स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर रहा होता है सिर्फ, जबकि सिमेंटिक मार्कअप जो है स्ट्रक्चर को भी डिफ़ाइन कर रहा होता है, आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO में भी मदद कर रहा होता है, और तीसरी चीज़ जो है आपका स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में भी मदद कर रहा होता है। तो अब तक हमने जितने भी टैग्स पढ़े ये सारे सिमेंटिक मार्कअप्स हैं। स्ट्रक्चर मार्कअप जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से होगा, लेकिन अभी तक हमने जितने भी पढ़े ये सारे सिमेंटिक मार्कअप हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एम्फेसाइज की। तो एम्फेसाइज के लिए हम क्या करते हैं, EM के टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या काम है,
इसका काम ये है कि वो किसी भी वर्ड या स्ट्रक्चर सेंटेंस के बिहेवियर को डिफ़ाइन करना। अगर आप यहाँ पे सेंटेंस देखें, यू सिंपली ट्राई दिस न्यू कॉफ़ी शॉप। अब यहाँ पे मैंने EM का टैग लगाया है जो कि एम्फेसाइज को डिनोट कर रहा है, और बीच में हमने लिख दिया मस्ट। इसका मतलब है कि आप ये कॉफ़ी शॉप को ज़रूर ट्राई करें। मतलब कि यहाँ पे बिहेवियर डिफ़ाइन किया जा रहा है कि ज़रूर जाके इस कॉफ़ी शॉप को इस्तेमाल करें या इस पर विज़िट करें। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुटिंग योर हैंड ऑन अ हॉट स्टव विल गेट यू बर्न। तो यहाँ पे मैंने इस टैग को मेंशन कर दिया है कि अगर आप अपना हाथ गर्म तवे पे या केतली पे रखते हैं तो आपका हाथ भी जल जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है स्ट्रॉन्ग का टैग रख के। तो ये काम होता है स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस का। अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं तो Ctrl+C, Ctrl+V। अच्छा, इसी में किसी वर्ड को मैं एम्फेसाइज कर देता हूँ बस आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखें। तो देखिए इसने क्या किया, जो मैंने EM के टैग के अंदर, एम्फेसाइज के टैग के अंदर रखा था उसको उसने टैली कर दिया, और जो बोल्ड स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर था उसने इसको बोल्ड कर दिया, जिससे आपको इसका क्लियर मतलब समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसको बोल्ड और टैली के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ये मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। अच्छा, इसके आगे हम चलें तो इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है कि स्ट्रॉन्ग को हम किसी वर्ड के इंपॉर्टेंस बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि एम्फेसिस को उस वर्ड के या सेंटेंस के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग आउटपुट में बोल्ड कर देता है, एम्फेसिस आउटपुट में आपको इटैलिक कर देता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है टेबल, लेकिन टाइम ज़्यादा है नहीं, तो अब यहाँ पे 2 चैप्टर क्लोज हो गया। यहाँ तक आपको कोई मसला है? देखते हैं, इस 2 चैप्टर में किसी भी कोई मसला है या कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो? नहीं, आपको समझ में आ गया, क्योंकि अब जो है आपको यहाँ पे एक असाइनमेंट, 2 असाइनमेंट दिए जाएंगे। जो जितना आपने अभी तक पढ़ लिया ना उसी से रिलेटेड होगा, उसको आपको बनाना होगा। तो अब हम असाइनमेंट को डिस्कस कर लें। चलें, ठीक है। तो असाइनमेंट के लिए मैं आ जाता हूँ। अच्छा, मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।